एक सीधी सादी कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की भयंकर बारिश की परवाह किए बिना मेरे घर के दरवाजे तक भागकर आई, सिर्फ मेरे साथ एक रात बिताने के लिए। लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। अगले ही दिन वही लड़की मेरे घर की गली में डेड पाई गई। तब से मेरे दिल में गिल्ट भर गया। मैं पुलिस एकेडमी गया और पागलों की तरह असली कल्प्रेट को ढूंढने लगा, लेकिन बारिश ने सारे एविडेंस मिटा दिए। पूरे 10 साल तक मुझे कोई भी क्लू नहीं मिला। तभी अचानक एक लाइटनिंग आई और मुझे वापस उसी किस्मत के मोड़ पर ले गई। गो क्लासमेट, सुना है तुम्हारे पेरेंट्स बाहर बिजनेस करते हैं, घर में तुम अकेले हो, क्या मैं कुछ दिन तुम्हारे घर रह सकती हूँ? मैं हाउस वर्क करके रिपे कर दूंगी। मैंने सामने खड़ी लड़की को देखा और इंस्टिंक्टिवली हाथ बढ़ाकर उसे छूने लगा। बाई वेई इंस्टिंक्ट से पीछे हटना चाहती थी, लेकिन मदद मांगने के लिए उसने खुद को रोक लिया और वहीं खड़ी रही। मेरी उंगलियों को ठंडा सा टच महसूस हुआ। उसके हल्के कांपने से साफ पता चल रहा था कि वो अभी जिंदा है। मैं सच में वापस आ गया हूँ। बाई वेई घबराकर पीछे हटी। उसका पैर फिसला और वो गिरने लगी। मैंने तुरंत उसकी कमर पकड़कर उसे अपनी बाहों में खींच लिया। तेज बारिश की आवाज के बीच हम दोनों के बीच सन्नाटा छा गया। वो मेरी बाहों में बिल्कुल हिलने की हिम्मत नहीं कर रही थी। मैंने तुरंत उसे छोड़ दिया और लाइट की तरफ हट गया। तुम बहुत ठंडी लग रही थी। इंस्टिंक्टिवली तुम्हें थोड़ी वार्मथ देना चाहता था। सॉरी, कोई बात नहीं। मैंने साइड हटकर उसे घर के अंदर आने दिया। उसके चेहरे की बिना खून वाली हालत देखकर मेरे दिमाग में यादें उमड़ने लगी। पिछली जिंदगी में क्रिमिनल ने इस केस को अंजाम देने के बाद शिन्हाई सिटी से गायब हो गया था। इस बार मैं न सिर्फ उसे बचाऊंगा बल्कि अपने सालों के इन्वेस्टिगेशन एक्सपीरियंस से आज रात ही केस सॉल्व करूंगा। बाई वेई दरवाजे पर नर्वस खड़ी थी और अपने कपड़े खींच रही थी। जैसे ही मैं चप्पल लेने मुड़ा वो और घबरा गई। मेरे सॉक्स गीले हैं, स्लीपर्स गंदे हो जाएंगे, मैं बेयरफुट ही अंदर आ जाती हूँ, बाद में फ्लोर साफ कर दूंगी। इस बारिश भरी रात में एक लड़का और लड़की का अकेले एक रूम में होना और उसका पूरा भीग जाना उसे बहुत अनईजी कर रहा था। उसने अपने नेल्स को जोर से हथेली में दबाया ताकि खुद को काल्म रख सके। जैसे ही मैं मुड़ा उसने जल्दी से आसपास ऑब्जर्व किया। जब तक उसने टेबल पर रखी गर्म टी और कुछ कार्टन्स नहीं देख लिए तब तक उसका टेंशन कम नहीं हुआ। अगर बुरा ना मानो तो ये टॉवल यूज कर लो बाल सुखाने के लिए। क्या तुम मुझे एक कपड़ा और दे सकते हो? मेरे कपड़े बहुत गीले हैं। तब मुझे एहसास हुआ कि वो अपनी भीगी शर्ट को कसकर पकड़े हुई है। वैसे भी कपड़े बदलने हैं तो हॉट वाटर बाथ ले लो, नहीं तो तुम्हें कोल्ड हो जाएगा। गेस्ट रूम में बाथटब नहीं है, मेरे रूम का बाथरूम यूज कर लो, मैं पानी गर्म कर देता हूँ। ये सुनकर बाई वेई शर्म से सिर झुकाकर धीरे से हाँ बोलती है। बाथरूम से पानी की आवाज आने लगती है। वो मुझे काम करते देख हिम्मत करके बोलती है, मुझे सरनेम से मत बुलाओ, नाम से बुला सकते हो। तुम ये पूछना चाहती हो ना कि मैंने तुमसे रीजन क्यों नहीं पूछा? वो हैरान होकर सिर हिलाती है। तुम जैसी सुंदर लड़की बारिश में मदद मांग रही है तो जरूर कोई मजबूरी होगी। अगर तुम बताना नहीं चाहती तो पूछना रूड होगा। ये सुनकर उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। मैं पानी चेक करता हूँ, फिर उसके पास जाकर दीवार पर हाथ रखकर उसे अपने बीच घेर लेता हूँ। मुझे तुमसे डर नहीं है, लेकिन तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं कुछ गलत कर सकता हूँ? वो हल्की सी स्माइल के साथ कहती है, मुझे तुम पर ट्रस्ट है। उसके इस जवाब से मैं कुछ पल के लिए चुप हो जाता हूँ। फिर मुझे याद आता है कि आज रात मुझे जरूरी काम करना है। मैं पीछे हटकर कहता हूँ, जाकर नहा लो, ये कपड़े पहन लेना, तुम्हारे लिए ये ड्रेस की तरह काम करेंगे। वो थैंक्स कहकर बाथरूम चली जाती है। मैं किचन में जाकर जिंजर टी बनाने लगा हूँ। थोड़ी देर बाद वो लूज हुडी पहनकर बाहर आती है। उसके गाल भाप से लाल हो गए होते हैं। उसके घुटनों तक उसकी गोरी टांगे दिखाई दे रही थी। तुम्हारे लिए स्लीपर्स रख दिए हैं। वो गर्म मुलायम स्लीपर्स पहनकर थोड़ा कंफर्टेबल फील करती है। जैसे ही वो बाहर आती है उसे हनी जिंजर सूप की मीठी खुशबू आने लगती है। मैं मग लेकर उसके पास जाता हूँ और कहता हूँ, लो थोड़ा जिंजर सूप पी लो। बाई वेई दोनों हाथों से मग पकड़कर धीरे धीरे पीने लगती है। मैं पूछता हूँ, क्या तुम्हारे लिए नूडल्स बना दूं? वो धीरे से कहती है, क्या इससे तुम्हें ट्रबल होगा? मैं मुस्कुरा कर कहता हूँ, अरे नहीं, बस कुछ मिनट्स लगेंगे, तुम्हारे लिए 2 एग्स भी डाल दूंगा। जैसे ही मैं उठने लगा हूँ तभी एक छोटा सा हाथ मेरा हाथ पकड़ लेता है। मुझे फ्राइड एग्स बनाना आता है, मैं भी हेल्प कर देती हूँ। किचन में पहुंचते ही मेरी फास्ट कटिंग देकर बाई वेई हैरान रह जाती है। कुछ ही देर में चॉपिंग बोर्ड पर टोमेटो और हैम के पीसेस परफेक्टली कट जाते हैं। बाई वेई छोटे स्टूल पर चढ़कर ऊपर रखे एग बॉक्स तक पहुंचने की कोशिश करती है। जैसे ही वो ऊपर स्ट्रेच करती है उसकी लूज हुडी हल्की सी ऊपर उठ जाती है। मेरी नजर अनजाने में उस तरफ चली जाती है और मेरा चेहरा तुरंत लाल हो जाता है। तभी बाई वेई को भी एहसास हो जाता है कि मेरी नजर अपनी तरफ महसूस की। वो घबराकर तुरंत अपनी ओवरसाइज्ड हुडी नीचे खींचने लगी, लेकिन छोटे स्टूल पर बैलेंस बिगड़ गया। मैं जल्दी से पीछे से उसे संभालने गया, मगर मेरा हाथ गलती से ऐसी जगह छू गया जहां नहीं छूना चाहिए था। उसका पूरा शरीर एकदम ढीला पड़ गया और वो सीधे मेरी बाहों में गिर पड़ी। उस पल सैंडलवुड और उसके बॉडी वॉश की सिट्रस खुशबू आपस में मिल गई। हम दोनों कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल फ्रीज हो गए। तभी उबलते हुए सूप की आवाज ने उस अजीब सी खामोशी को तोड़ा। मैं तुरंत पीछे हटा और झट से उसके हाथ में स्ट्रेनर पकड़ा दिया। तुम नूडल्स हिलाओ, मैं एग्स निकालता हूँ। मुड़ते वक्त मैंने शीशे में अपने लाल बड़े कान देखे। इतने सालों बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं था। बस अब तक कोई ऐसी नहीं मिली थी जो मेरे दिल की धड़कनें ऐसे बढ़ा सके। बाई वेई भी शर्म से चेहरा झुकाए नूडल्स हिला रही थी। तेल के तड़कने की आवाज हमारे तेज धड़कते दिलों को छुपा रही थी। थोड़ी ही देर में टोमेटो नूडल सूप की खुशबू पूरे किचन में फैल गई। मैंने नूडल्स टेबल पर रखे और जानबूझकर उसकी कांपती उंगलियों से नजरें बचाई। ध्यान से गर्म है। तभी मैंने टीवी ऑन किया और अचानक बाई वेई ने चॉपस्टिक्स कसकर पकड़ ली। स्क्रीन पर वो एडल्ट स्टडी वीडियोस चल रहे थे जिन्हें मैं स्विच करना भूल गया था। सीन इतना ऑकवर्ड था कि मैंने तुरंत खांसते हुए चैनल बदल दिया और जल्दी से कार्टून लगा दिया। मुझे याद आया कि पिछली जिंदगी में भी इसी चीज के पकड़े जाने के डर से मैंने उसे घर में रुकने नहीं दिया था। फर्क बस इतना था कि अब इतने सालों बाद मेरी स्किन काफी थिक हो चुकी थी और मैं नॉर्मल बनने की एक्टिंग अच्छे से कर सकता था। बाई वेई ने भी तुरंत टॉपिक बदल दिया। तुम्हारी कुकिंग काफी अच्छी है। मैंने टिश्यू से उसके नाक पर आए छोटे पसीने की बूंदें साफ की। अच्छा है, बॉडी से ठंड निकल जाएगी। वो बड़े ध्यान से नूडल्स खाती रही। यहाँ
यहाँ तक कि सूप तक खत्म कर दिया। उसके चेहरे पर लंबे समय बाद सेटिस्फैक्शन दिख रहा था। तभी बाहर जोरदार बिजली कड़की। मैंने रिफ्लेक्स में वॉल क्लॉक की तरफ देखा। रात के 9:77। पिछली जिंदगी में मर्डर लगभग 10:30 बजे हुआ था। मतलब मेरे पास सिर्फ आधा घंटा बचा था। इस बार मैं किलर का चेहरा जरूर देखूंगा। समय कम था, इसलिए मैंने तुरंत क्राइम स्पॉट के आसपास जाने का फैसला किया। मैंने उसके लिए पानी और ब्लैंकेट रखा। तुम टीवी देखो, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। बाहर से लेट नाइट स्नैक्स लेकर आता हूँ। बाई वेई ने खिड़की के बाहर मूसलाधार बारिश देखी। इतनी बारिश में बाहर जाओगे? मैंने बस हल्की मुस्कान दी और दरवाजे तक पहुंचकर अचानक रुक गया। मुझे डर था कि किलर पहले से प्लानिंग करके चल रहा हो और शायद अभी भी आसपास छिपा हो। मैंने गंभीर आवाज में कहा, जब तक मैं वापस ना आऊं कोई भी डोरबेल बजाए तो दरवाजा मत खोलना। मेरे पास की है, मैं बेल नहीं बजाऊंगा। बाई वेई ने छोटे बिल्ली के बच्चे की तरह ब्लैंकेट कसकर पकड़ते हुए सिर हिला दिया। दरवाजा बंद होने के बाद वो अकेली सोफा पर सिकुड़ कर बैठ गई और चुपचाप मेरा इंतजार करने लगी। मैं अम्ब्रेला लेकर भारी बारिश में निकल पड़ा। रास्ते में मैंने फोन पर घर का सीसीटीवी खोला। स्क्रीन में बाई वेई सोफा पर चुपचाप टीवी देख रही थी। उसे सेफ देकर मैंने कदम तेज कर दिए। जैसे ही मैं कन्वीनियंस स्टोर के पास पहुंचा, अचानक गली से दर्द भरी कराह सुनाई दी। कूड़ेदान के पास कुछ गुंडे किसी लड़के को बेरहमी से पीट रहे थे और उससे पूछ रहे थे कि उसके पास क्या छिपा है। जमीन पर गिरा लड़का अपनी हल्की ग्रे हैंडकरचीफ को कसकर पकड़े था और उसके पास एक मेटल बॉक्स गिरा हुआ था। मैं उसे देखते ही पहचान गया। ये मेरे क्लास का अकेला रहने वाला स्टूडेंट ये जी था, जिसे अक्सर बुली किया जाता था। मेरी आवाज सुनते ही सारे गुंडों के चेहरे उतर गए। क्योंकि मेरे पेरेंट्स का शहर में काफी इन्फ्लुएंस था, वो लोग मुझसे डरते थे। मैंने अम्ब्रेला तक नीचे नहीं रखा और वो लोग डर कर भाग गए। अब गली में सिर्फ बारिश की आवाज बची थी। मैं ये जी के पास घुटनों के बल बैठ गया और उसके ऊपर अम्ब्रेला कर दिया। तुम ठीक हो? हॉस्पिटल चलना है? उसके हाथ पर 3 महीने पुराना जलने का निशान अभी भी था। मैंने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर वो शॉक की तरह पीछे हट गया। उसके मेटल बॉक्स से क्रेयॉन्स और आधा पैकेट कैट फूड कीचड़ में गिर गया। वो जल्दी से उन्हें उठाने लगा। उसके भीगे बालों के नीचे आंखों के किनारों पर आंसू चमक रहे थे। तभी मैंने उसके बाएं हाथ के नाखूनों में सूखे हुए गहरे भूरे दाग देखे, बिल्कुल सूखे खून जैसे। मैंने पूछा, इतनी बारिश में भी स्ट्रे कैट्स को खाना खिलाने निकले हो? ये जी ने धीमे से हाँ कहा और जोर जोर से खांसने लगा। उसका कमजोर शरीर बारिश में कांप रहा था। मैंने अपनी जैकेट उसके ऊपर डाल दी। अगर तुम बीमार पड़ गए तो तुम्हारे छोटे भाई का ध्यान कौन रखेगा? तभी अचानक मेरे दिमाग में पिछली जिंदगी की सीसीटीवी फुटेज चमकी। उस रात बाई वेई कन्वीनियंस स्टोर के बाहर कुछ देखकर ही उस गली की तरफ गई थी और अब ये जी को देखकर मुझे अचानक सब समझ आ गया। मुझे अचानक याद आया कि उस वक्त बाई वेई ने शायद ये चाई को कुछ गुंडों द्वारा परेशान होते हुए देखा था। मेरे दिमाग में पिछले जन्म की सारी डिटेल तेजी से घूमने लगी। अगर पिछले जन्म में बाई वेई कन्वीनियंस स्टोर से निकलकर ये सी को बचाने गई होगी तो उसका पूरी तरह भीगा हुआ अपीयरेंस उन गुंडों की बुलिंग को और खतरनाक हरासमेंट में बदल सकता था। मैंने पिछले जन्म के मंडे को ये सी के एक्सप्रेशन को याद करने की कोशिश की। उस समय उसकी चोटें आज से कहीं ज्यादा गंभीर थीं, लेकिन बाई वेई की मौत पर उसने ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया था। इसका मतलब साफ था, पिछले जन्म में शायद वही उन गुंडों को रोकने के लिए जान लगाकर खड़ा रहा ताकि बाई वेई उनके साथ न जाए। अगर ऐसा था तो असली किलर वो तीनों नहीं थे, कोई और था। काफी देर तक लॉजिक जोड़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि उन 3 गुंडों पर शक करना गलत था, लेकिन फिर भी मुझे याद आया कि शायद उनके पास नाइफ हो सकती है। इसलिए उन्हें छोड़ देने पर मुझे तुरंत पछतावा हुआ। जहाँ तक घायल येसी की बात ही, पिछले जन्म में वो ठीक ठाक ग्रेजुएशन तक जिंदा रहा था, इसलिए फिलहाल मैंने उसे साइड में रखने का फैसला किया। मैंने उससे कहा, अगर तुम ठीक हो तो जल्दी घर चले जाओ। मैं मुड़कर जाने ही वाला था, तभी मेरी नजर उसकी टूटी हुई अम्ब्रेला पर पड़ी। मैंने बिना कुछ कहे अपनी ब्लैक अम्ब्रेला उसके हाथ में पकड़ा दी और कहा, अगर रास्ते में कुछ चाहिए तो इसी तरफ आ जाना। मुझे अभी कुछ काम है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ नहीं सका। ध्यान से जाना और जल्दी घर पहुंचना। उसके माना करने से पहले ही मैं तेज बारिश में गायब हो चुका था। बारिश इतनी तेज थी कि वो तीनों गुंडे ज्यादा दूर नहीं जा पाए थे। वो एक पुराने शेड के नीचे खड़े होकर मुझे लेकर गालियां देते हुए बात कर रहे थे कि क्या मेरे सिर पर बोरा डालकर मुझे सबक सिखाया जाए, लेकिन मेरे फैमिली बैकग्राउंड की वजह से उनमें हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी अचानक मैं पूरी स्पीड से उनके सामने पहुंच गया। तीनों डर गए और उन्हें लगा मैं पैसे मांगने आया हूँ। वो तुरंत पीछे हटने लगे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्तों एक चीज चाहिए। वो सस्पिशियस होकर एक दूसरे को देखने लगे। मैंने शांत आवाज में कहा, पैसे नहीं, नाइफ चाहिए। तीनों वहीं फ्रीज हो गए, जैसे उन्हें मेरी बात समझ ही नहीं आई हो। मैंने हल्का सा हंसकर कहा, तुम लोग बाहर घूमते हो और अपने पास नाइफ भी नहीं रखते। मेरी प्रोवोक करने वाली बात काम कर गई। ग्रीन हेयर वाला लड़का तुरंत अपनी बटरफ्लाई नाइफ निकालकर स्टाइल मारने लगा। मैंने बस एक नजर डाली और समझ गया कि ये वो वेपन नहीं था जिसकी तलाश मुझे थी। फोरेंसिक रिपोर्ट में बताया गया था कि मर्डर वेपन का कट बहुत स्मूथ था, जबकि ये नाइफ बहुत फ्लैशी थी। मैंने कहा, मैं 100 युएन दूंगा अगर किसी के पास फ्रूट नाइफ जैसी कोई नाइफ हो। पैसे का नाम सुनते ही बाकी 2 गुंडे भी जल्दी से अपनी नाइफ्स निकाल लाए। एक के पास स्विस नाइफ थी और दूसरे के पास मिलिट्री फोल्डिंग हंटिंग नाइफ, लेकिन दोनों में से कोई भी वो वेपन नहीं थी जिसकी मुझे तलाश थी। मैंने कैजुअली कहा, नाइफ्स अच्छी हैं, लेकिन मेरे पास सिर्फ 100 युएन है, रहने दो। और उनके गुस्से भरे एक्सप्रेशंस को इग्नोर करके मैं दोबारा बारिश में निकल गया। अब ये साफ था कि उन तीनों के पास वो मर्डर वेपन नहीं थी, मतलब ये क्लू भी खत्म हो चुका था। मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन आग की तरह जलने लगी। सच कहूं तो सबसे आसान तरीका यही था कि मैं पिछले जन्म की तरह बाई वेई को रिजेक्ट कर देता और सीक्रेटली उसका पीछा करता। ऐसा करता तो शायद मैं उसी रात किलर को रंगे हाथ पकड़ लेता, लेकिन इस बार जब मैंने उसे जिंदा और सुरक्षित देखा तो मैं फिर से उसकी जान को खतरे में डालने की हिम्मत नहीं कर पाया, चाहे मुझे समुद्र में सुई ढूंढने जैसी मुश्किल इन्वेस्टिगेशन करनी पड़े। लेकिन मैं दोबारा उसकी जिंदगी पर रिस्क नहीं लेने वाला था। मैं वापस कन्वीनियंस स्टोर गया और एक नई अम्ब्रेला खरीदी। वहाँ के काइंड स्टाफ ने मुझे एक साफ टॉवल दिया ताकि मैं अपने बालों से पानी पोंछ सकूं। मैंने वाटरप्रूफ स्प्रे इस्तेमाल किया, फोन को वाटरप्रूफ बैग
में रखा और फिर पिछले जन्म में बाईवे के चलने के अंदाज और स्पीड को याद करते हुए उसी तरह बारिश में निकल पड़ा। मैं उसी डूम्ड क्राइम सीन की तरफ बढ़ रहा था जहाँ सब कुछ शुरू हुआ था। जैसे ही मैं बारिश में घुसा, तेज हवा ने अम्ब्रेला लगभग तोड़ दी। कीचड़, बारिश और टूटे हुए ग्लास पर कदम रखते हुए मैं आखिर उस जगह पहुंच गया जो सीसीटीवी कैमरास के ब्लाइंड स्पॉट की शुरुआत थी। वही जगह जिसे पिछले जन्म की फोरेंसिक रिपोर्ट में बार बार क्राइम सीन बताया गया था। मेरी वाटरप्रूफ वॉच की लाइट धीरे धीरे चमक रही थी। वाटरप्रूफ घड़ी की हल्की रोशनी में समय 22 या 17 दिख रहा था। तभी अचानक तेज हवा चली और मेरी छतरी सीधा उलट गई। मैंने गुस्से में छतरी फेंक दी और बर्फ जैसी ठंडी बारिश को अपने ऊपर गिरने दिया। तभी मेरे फोन ने वाटरप्रूफ कवर के अंदर कंपन किया। मैं भीगी हुई ईंटों की दीवार से टिकर घर का सीसीटीवी खोलता हूँ। गर्म पीली रोशनी वाले कमरे में बाईवे सोफे के कोने में सिकुड़ कर बैठी थी। उसके पैर बेचैनी से हिल रहे थे और उसकी नजर बार बार दरवाजे पर जा रही थी। उसकी आंखों में उम्मीद भी थी और हल्की चिंता भी। मैंने धीरे से कहा, बस थोड़ा और इंतजार करो, घबराना मत। समय धीरे धीरे 22-29 तक पहुंच गया। तभी सामने से अचानक किसी धातु के टकराने की आवाज आई। मैं तुरंत सतर्क होकर उस तरफ बढ़ा, लेकिन वहां पहुंचकर मैं एक जाने पहचाने इंसान को देखकर रुक गया। वह थी जांग यान, शिंघाई नंबर 2 कॉलेज की बदनाम लेकिन मशहूर लड़की। इस वक्त वो एक टूटे हुए अवैध शेड के नीचे बैठी थी और हाथ में पकड़ी फ्रूट नाइफ से सेब छील रही थी। उसने मुझे देखते ही कहा, अरे ओल्ड गू, इतनी रात और इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने शांत आवाज में कहा, कुछ काम था, छतरी हवा में टूट गई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जांग यान ने नाइफ की नोक से बैग में पड़े सिकुड़े हुए सेब को उठाया और हल्की हंसी के साथ बोली, माँ के लिए फल लेकर गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे वापस भगा दिया। मैं जानता था कि उसका स्कूल बुली वाला नाम सिर्फ लोगों को डराने के लिए था। असल में उसका परिवार बेहद गरीब था और उसकी माँ गंभीर किडनी डिजीज से जूझ रही थी। उसके बारिश वाले जूतों पर हॉस्पिटल कॉरिडोर में इस्तेमाल होने वाला एंटी स्लिप पाउडर लगा हुआ था और उसके शरीर से आईसीयू डिसइंफेक्टेंट जैसी स्मेल आ रही थी। लेकिन मेरी नजर सिर्फ उसके हाथ में पकड़ी उस फ्रूट नाइफ पर टिकी हुई थी। उस नाइफ की शेप और साइज बिल्कुल वही थी जो बाईवे मर्डर केस की फोरेंसिक रिपोर्ट में लिखी गई थी। जांग यान ने मुझे देखकर कहा, अरे वहाँ क्यों खड़े हो, इधर आ जाओ, मेरा घर पास में है, तुम्हें छतरी दे दूंगी। मैं जैसे ही शेड के अंदर पहुंचा तभी उसका फोन अचानक तेजी से बज उठा। फोन के दूसरी तरफ नर्स घबराई हुई आवाज में चिल्ला रही थी कि उसकी माँ का ऑक्सीजन लेवल अचानक गिर गया है। जांग यान का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। उसके हाथ से फ्रूट नाइफ छपा की आवाज के साथ पानी में गिर गई। वो बिना कुछ बोले पागलों की तरह बारिश में भाग गई। मैं झुककर उस नाइफ को कीचड़ से उठाता हूँ। ठंडी धातु का एहसास हाथों में उतर गया। ध्यान से जांचने के बाद मैं पूरी तरह कंफर्म हो गया, यही वही नाइफ थी, वही हथियार जिसने पिछले जन्म में बाईवे की जान ली थी। अगर जांग यान ने इसे अनजाने में यहाँ गिराया था तो असली किलर अगले आधे घंटे में यहाँ जरूर आने वाला था। मैंने गहरी सांस ली और नाइफ को वापस वहीं फेंक दिया। फिर कई सालों के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एक्सपीरियंस के भरोसे अंधेरे में छिपकर इंतजार करने लगा। बारिश लगातार बरस रही थी। 22-35 पर शराब की बदबू से भरा एक लड़खड़ाता होमलेस आदमी शेड के अंदर घुसा। उसने गलती से एक कैन को लात मार दी और उसके कीचड़ भरे जूते नाइफ के हैंडल से रगड़ खाते हुए निकल गए, जिससे नाइफ और अंदर फंस गई। फिर वो आधी शराब की बोतल लेकर लड़खड़ाता हुआ चला गया। 22-7 पर एक डिलीवरी बॉय तेज ब्रेक लगाते हुए फिसल गया। गिरते समय उसका पैर नाइफ से टकरा गया। वो गालियां देता हुआ उठा और गुस्से में नाइफ को लात मारकर नाले की दरार में धकेल दिया। कुछ ही सेकंड में कीचड़ और गंदे पानी ने पूरी नाइफ को ढक लिया। समय 22 से 55 हो चुका था। अब उस नाइफ को किसी का अचानक देख पाना लगभग नामुमकिन था। बाईवे की मौत के अनुमानित समय में बस कुछ ही मिनट बाकी थे। तभी अचानक काली रेनकोट और मास्क पहने एक परछाई अंधेरे से उभरी। वह झुकी हुई चाल से धीरे धीरे उस जगह तक पहुंचा जहां नाइफ छिपी थी और नीचे बैठ गया। मेरा पूरा शरीर एकदम दन गया। जैसे ही उसने नाइफ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उसकी कलाई पर बनी बड़ी सल्फर एसिड बर्न स्कार साफ दिखाई दी। मैं तुरंत अंधेरे से बाहर निकल आया। हल्की रोशनी में जब मैंने रेनकोट के नीचे का चेहरा देखा तो मेरे होश उड़ गए। वो शिंघाई नंबर 2 कॉलेज का सबसे सम्मानित इंसान, केमिस्ट्री टीचर ली मिंग युआन था। मेरे अंदर तूफान उठ गया। 3 महीने पहले उसने लेबोरेटरी में लड़ रहे स्टूडेंट्स को बचाते हुए खुद एसिड से जलना सह लिया था। बाद में उसने उन स्टूडेंट्स को डांटने की जगह उन्हें प्यार से समझाया भी था। पूरे इलाके में उसकी इमेज एक परफेक्ट अच्छे इंसान की थी। लेकिन अगर किलर वही था तो पिछले जन्म की सारी मिस्ट्री समझ आने लगी। बाईवे ने अंधेरी गली में अटैक होने के बाद भागने की कोशिश तक नहीं की थी, क्योंकि वो भी ली मिंग युआन पर पूरा भरोसा करती थी। अगर ली मिंग युआन उसे रेनकोट में शेल्टर देने और अपने घर ले जाने की बात कहता तो उस तूफानी रात में बाईवे कभी उस पर शक नहीं करती। ये सोचकर मेरे दिल में दर्द उठा। लेकिन मैं अभी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि इस समय तक उसने कोई क्राइम नहीं किया था। मैंने तय किया कि पहले उसके रात में बाहर आने की असली वजह पता करूंगा। मैंने आवाज लगाई, ली सर। ली मिंग युआन तुरंत पलटा। मुझे पूरी तरह भीगा देखकर उसके चेहरे पर चिंता दिखाई दी। गुननचेंग, तुम इतनी बारिश में भीग क्यों रहे हो? मैंने कहा, बारिश में फंस गया था। लेकिन सर, आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं उसकी आंखों को ध्यान से देख रहा था और तभी मुझे उसकी आंखों में एक पल की हिचकिचाहट दिखी। उसने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस सिगरेट खरीदने निकला था। वो झूठ बोल रहा था। ली मिंग युआन कभी स्मोकिंग नहीं करता था और पूरे शहर में फैमिली मैन के नाम से जाना जाता था। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, मेरी रेनकोट काफी बड़ी है, अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वो अब भी उसी शांत और दयालु इंसान जैसा दिख रहा था। मैं चुपचाप सिर हिलाकर उसकी रेनकोट के अंदर चला गया। तभी मैंने नोटिस किया कि उसकी नजर पास लगे एडल्ट प्रोडक्ट्स वेंडिंग मशीन पर गई और तुरंत वापस हट गई। उसने मेरा कंधा पकड़ लिया और हम दोनों उसके घर की तरफ चल पड़े। पूरे रास्ते मेरा दिमाग सुन्न था। उसके घर पहुंचते ही उसने अचानक फोन निकालकर किसी को मैसेज भेजा और फिर जल्दी से फोन रख लिया। लगा है मैं चाबी लाना भूल गया। लेकिन मुझे साफ महसूस हुआ था कि उसकी कमर पर चाबी टंगी हुई थी। ये उस रात का उसका दूसरा झूठ था। मेरे मन का शक और बढ़ गया। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। सामने उसकी
पत्नी शनचिंग खड़ी थी, जो उसी कॉलेज में केमिस्ट्री टीचर थी। उसने पतला सिल्क रो पहना हुआ था, जिसकी बेल्ट ढीली थी और उसका चेहरा हल्का लाल था। घर के अंदर से गर्म रोशनी बाहर आ रही थी। मैंने देखा कि टेबल पर आधी गिरी हुई वाइन बॉटल, जलती हुई सेंटेड कैंडल्स और बिखरी हुई रोज पेटल्स पड़ी थी और पूरे कमरे में एक अजीब सा माहौल फैला हुआ था। जलती हुई सेंटेड कैंडल्स और फर्श पर बिखरी रोज पेटल्स, कमरे की हवा में अब भी अधूरी रोमांटिक वार्मथ बाकी थी। उसी पल मेरे दिमाग में जैसे बिजली कौंध गई। सारी बिखरी हुई क्लूज अचानक एक सीधी लाइन में जुड़ गईं। आज रात ली मिंग युआन अपनी पत्नी के साथ रोमांटिक टाइम बिताने वाला था, लेकिन घर में एडल्ट प्रोडक्ट्स खत्म हो गए थे, इसलिए वो तूफानी बारिश में बाहर निकला था। रास्ते में अपनी आदत के मुताबिक उसने ब्लॉक्ड ड्रेनेज साफ करने की कोशिश की और तभी उसे वो फ्रूट नाइफ मिली। फिर संयोग से उसकी मुलाकात मुझसे हो गई। मुझे उस हालत में देखकर वो मुझे अकेला छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए अपने साथ घर ले आया। और अभी थोड़ी देर पहले चाबी भूल गया वाला झूठ सिर्फ इसलिए था ताकि उसकी पत्नी जल्दी से अपने रिवीलिंग क्लोथ्स बदल सके। उस पल उसकी सारी अजीब हरकतों का जवाब मुझे मिल गया। शनचिंग ने चिंतित होकर कहा, इतना भी कैसे गए? जल्दी ये टॉवल लो। मैंने टॉवल लेते हुए कहा, थैंक्स शिमू, मैं बाल सुखा रहा था। लेकिन मेरे मन की शंका अब और भी गहरी कंफ्यूजन में बदल चुकी थी। अगर ली मिंग युआन सच में वही दयालु इंसान था, अगर उसकी पत्नी सच में उसका इंतजार कर रही थी, तो क्या ऐसा आदमी सच में किसी फीमेल स्टूडेंट को मरने के लिए छोड़ सकता था? तभी शनचिंग की नजर ली मिंग युआन के हाथ में पकड़ी गंदी नाइफ पर गई। उसने हैरानी से पूछा, ये नाइफ कहाँ से मिली? इतनी गंदी क्यों है? ली मिंग युआन ने कैजुअली जवाब दिया, ड्रेनेज के पास पड़ी थी, काफी गार्बेज अटका हुआ था। फिर रास्ते में गू नानचंग मिल गया तो फेंकना भूल गया। इतना कहकर वो नाइफ को डस्टबिन में डालने लगा। लेकिन तभी मुझे अचानक कुछ अजीब महसूस हुआ। मैंने तुरंत कहा, एक मिनट ली सर, ये नाइफ मुझे दिखाइए। ली मिंग युआन ने बिना सोचे नाइफ को उल्टा घुमाकर मुझे हैंडल की तरफ से पकड़ाया और ब्लेड अपनी तरफ रखा। उसका ये छोटा सा अनकॉन्शियस एक्शन फिर साबित कर रहा था कि वो अंदर से कितना जेंटल इंसान था। मैंने नाइफ को ध्यान से झांचा और अगले ही सेकंड मेरा चेहरा बदल गया। पहले अंधेरे में मैं साफ नहीं देख पाया था, लेकिन अब मुझे ब्लेड पर छोटे छोटे डेंट्स दिखाई दिए। साफ था कि जांग यान ने इससे कोई हार्ड चीज काटी थी, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट में ब्लेड डैमेज का कोई जिक्र नहीं था। इसका मतलब था कि बैवई के शरीर पर बने वुंड्स इस नाइफ से मैच ही नहीं करते, यानी असली मर्डर वेपन ये नाइफ थी ही नहीं। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। मैं पूरी तरह गलत टारगेट के पीछे भाग रहा था। मैंने तुरंत रिस्ट वॉच देखा। रात के 23:10 बज चुके थे। असली किलर शायद अभी इस वक्त सामने आने वाला था। मेरे अंदर घबराहट दौड़ गई। मैंने जल्दी से टॉवल शनचिंग को वापस दिया। सॉरी ली सर, बहुत देर हो गई है, मुझे अभी घर जाना होगा। आपकी रेनकोट मैं अभी के लिए ले जा रहा हूँ। मैंने नाइफ वापस ली मिंग युआन के हाथ में थमाई और रेनकोट पहनकर दोबारा तूफानी बारिश में निकल पड़ा। मैं पूरी स्पीड से वापस क्राइम सीन की तरफ भागा। वहाँ पहुंचकर मैंने आसपास कई बार सर्च किया। बीच बीच में कुछ राहगीर जल्दी जल्दी गुजरते दिखे, लेकिन उनमें कोई भी ऐसा नहीं था जो रुकर क्राइम कर सके। 2330 तक सड़कें लगभग खाली हो चुकी थी। मैंने फोन निकालकर सीसीटीवी देखा। बाईवे अब भी सोफा के कोने में सिकुड़ कर बैठी थी। उसकी आंखें नींद से बंद हो रही थीं, सिर बार बार झुक रहा था, लेकिन फिर भी वो खुद को जगाए हुए थी। हर कुछ सेकंड में वो दरवाजे की तरफ देखी, जैसे अब भी मेरा इंतजार कर रही हो। मैंने अपने हाथ कसकर बंद कर लिए। फिर मैंने रेनकोट उतार दी और अंधेरे में क्राइम सीन के आसपास घूमता रहा। लेकिन रात के 12 बजने के बाद भी कोई सस्पिशियस इंसान दिखाई नहीं दिया। मेरे दिल में धीरे धीरे डर और बेबसी भरने लगी। क्या मैं सच में किलर को मिस कर चुका था? अगर असली किलर नहीं मिला तो पिछले जन्म में बाईवे पर लगा झूठा इल्जाम कभी साफ नहीं हो पाएगा। मैंने सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा। बर्फ जैसी बारिश लगातार चेहरे पर गिर रही थी, लेकिन मेरी आंखों में डिटर्मिनेशन और बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक मेरा फोन वाइब्रेट हुआ और मैंने तुरंत स्क्रीन की तरफ देखा। मैंने सीसीटीवी दोबारा खोला। स्क्रीन पर बाईवे आधी नींद में थी, लेकिन फिर भी अकेलेपन के डर को दबाकर दरवाजे तक चली आई। वो बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी। चेहरे पर साफ चिंता दिखाई दे रही थी। तभी इंटरकॉम से अचानक मेरी आवाज आई, हेलो हेलो। अचानक आई आवाज से वो हल्का सा डर गई और तुरंत कैमरे की तरफ देखने लगी। मैंने धीमे स्वर में कहा, मुझे थोड़ा काम आ गया था, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। अगर नींद आ रही हो तो पहले सो जाना। बाईवे ने राहत की सांस ली। तुम ठीक हो? बस यही काफी है, मुझे अभी नींद नहीं आ रही, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। उसने कैमरे की तरफ हल्की मुस्कान दी। मैंने कहा, मैं वादा करता हूँ जल्दी लौटूंगा। इसके बाद वो थके हुए कदमों से वापस कंबल में जाकर सिकुड़कर बैठ गई। उसके चेहरे की चिंता अब काफी कम हो चुकी थी। मैं सुनसान सड़क पर खड़ा था। मूसलाधार बारिश लगातार मेरे ऊपर गिर रही थी। ठंडा पानी पूरे शरीर से बह रहा था। ये मेरी पुरानी आदत थी। ठंडा पानी मेरे दिमाग को तेज कर देता था। मैंने आज रात की हर घटना को दोबारा जोड़ना शुरू किया। कन्वीनियंस स्टोर का क्लर्क, ये सी, वो 3 गुंडे, मैंने हर इंसान को शक की सूची में डाल दिया। ये सी, उसे गुंडों ने लूट लिया था। उसका बैग पूरी तरह उल्टा पड़ा था और उसके पास एक पैसा तक नहीं था। हथियार होना तो दूर की बात थी, उसे मैंने तुरंत शक से बाहर कर दिया। तीनों गुंडे, उनके पास मोटिव था, लेकिन उनकी नाइव्स फोरेंसिक रिपोर्ट से मैच नहीं करती थी। उन्हें भी बाहर कर दिया। होमलेस आदमी और डिलीवरी बॉय जिन नाइव्स को छूकर गए थे, वो भी असली हथियार नहीं थी। जब सारे नामुमकिन लोगों को हटाया, तब मेरी याद अचानक एक ऐसे इंसान पर जाकर रुकी जिस पर मैंने कभी शक करने की सोची भी नहीं थी, जांग यान। मैंने सोचा, अगर जांग यान अस्पताल भागी जरूर थी, लेकिन उसकी माँ की हालत जल्दी स्टेबल हो गई हो तो आधे घंटे में उसका वापस आना बिल्कुल संभव था। और अगर लौटे समय उसे याद आया हो कि उसकी नाइफ खो गई है, तो क्या उसने पास की दुकान से बिल्कुल वैसी ही दूसरी फ्रूट नाइफ खरीद ली होगी? तभी मुझे केस फाइल की एक डिटेल याद आई। उस रात 10 से 11 बजे के बीच किसी ने भारी बारिश में एक फ्रूट नाइफ खरीदी थी। और सबसे डरावनी बात, उसका वापस आने का समय बिल्कुल वही था जब मैं और ली सर उसके घर से दूर थे। जैसे ही मैंने सारी टाइमलाइन जोड़ी, जांग यान का शक अचानक सबसे ऊपर पहुंच गया। सच जानने का सिर्फ एक तरीका था, अभी उसके घर जाना। अगर वो घर लौट चुकी होगी और उसके पास नई नाइफ होगी तो सब साबित हो जाएगा। मैं तुरंत उसकी गली की तरफ बढ़ा। दूर से ही उसके घर की लाइट जल्दी
दिखी और मेरा दिल भारी हो गया। मैंने गहरी सांस लेकर दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला। जांग यान बिना शर्ट के खड़ी थी। उसके सिर पर टॉवल रखा हुआ था। उसने मुझे देखकर कहा, अरे ओल्ड गू, अभी तक घर नहीं गया? और ये रेनकोट कहाँ से मिली? मैं अंदर गया और मेरी नजर सीधे टेबल पर पड़ी। एक बिल्कुल नई फ्रूट नाइफ पर जाकर टिक गई। केस फाइल में लिखा मिस्टीरियस बायर। वो सच में जांग यान थी। मैंने खुद को शांत रखते हुए कहा, ली सर ने दी थी, तुम अभी वापस आई हो? वो कैजुअली बोली, हाँ, मॉम की हालत अचानक खराब हो गई थी, इतनी जल्दी में निकली कि तुम्हें अम्ब्रेला देना भी भूल गई। लेकिन तू इतनी रात में घूम क्या रहा है? मैंने सामान्य दिखने की कोशिश की। कुछ नहीं, मुझे बारिश में घूमना पसंद है। वैसे तुम्हारी पुरानी नाइफ गिर गई थी ना, फिर नई क्यों खरीदी? जांग यान अचानक चौंक गई। डैम, मैं पॉकेट्स में ढूंढती रही, मिली ही नहीं। कहाँ गिरी? मैंने जवाब दिया, ली सर को मिली थी, उन्होंने उसे ट्रैश में फेंक दिया। वो हंसते हुए बोली, ओह छोड़ो, वैसे भी उससे लकड़ी काटी थी, ब्लेड खराब हो गई थी, रास्ते में नई खरीद ली। उसकी मुस्कान बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन मेरा दिल और भारी हो गया। उसके घर लौटने का समय, नई नाइफ खरीदना, सब कुछ मर्डर टाइमलाइन से परफेक्टली मैच कर रहा था। मैंने कुछ पल सोचकर सीधे पूछा, जांग यान, हम दोस्त है ना? वो तुरंत हंस पड़ी। दोस्त? अरे हम तो भाई हैं। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? सीधा बता। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं नहीं चाहता कि किसी दिन तुम्हें किसी क्राइम में फंसते देखूं। कुछ भी करो, लेकिन कानून तोड़ने जैसा मत करना। आंटी को तुम्हारी जरूरत है। जांग यान कुछ सेकंड के लिए स्टंड रह गई। असल में उसने मेरी बात पूरी तरह गलत समझ ली थी। उसे लगा मुझे उसके स्कूल में फेक सिगरेट्स बेचने वाले प्लान का पता चल गया है। लेकिन गुस्सा होने के बजाय वो इमोशनल हो गई। रिलैक्स, तू मुझे नहीं जानता क्या? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मुझे लगा मेरा मकसद पूरा हो गया। मैं वहां से निकल पड़ा, लेकिन मुझे नहीं पता था मेरी ये बात उसके दिल पर इतनी गहराई से असर करेगी कि वो हमेशा के लिए फेक सिगरेट बेचने का इरादा छोड़ देगी। जब मैं बारिश में वापस मुड़ा, उसने पीछे खड़े होकर अपनी मुट्ठी सीने पर मारी और मन ही मन कसम खाई कि मैं उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा भाई हूँ। मैं भारी मन से वहां से निकला। ली सर की रेनकोट लेकर चुपचाप उनके घर पहुंचा और उसे दरवाजे के बाहर रख दिया। अंदर से धीमी रोमांटिक आवाजें आ रही थी, इसलिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। मैं पूरी तरह भीगता हुआ घर लौटा, लेकिन रास्ते में मेरा दिल थोड़ा हल्का हो चुका था। अगर जांग यान सच में किलर थी, तो कम से कम अभी वो ऐसी हालत में थी जहां उसे सही रास्ते पर लाया जा सकता था। और फिलहाल उससे ज्यादा सस्पिशियस कोई और नहीं था। जब मैं घर पहुंचा तब आधी रात पार हो चुकी थी। दरवाजा खुलते ही कंबल में अदसोई बाई वेई अचानक जाग गई। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर खुशी फैल गई और वो जल्दी से मेरी तरफ भागी, लेकिन पास आते ही वो रुक गई। मैं पूरी तरह भीगा हुआ था। उसने घबरा कर कहा, तुम सिर्फ खाना लेने गए थे, खुद को ये क्या हालत बना ली? मैं हल्का सा हंसा। बारिश बहुत तेज थी, अम्ब्रेला टूट गई, खाना भी उड़ गया। वो तुरंत चिंतित हो गई। पहले जाकर हॉट बाथ लो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। उसके चेहरे की जेन्युइन चिंता देकर मैं मुस्कुरा दिया। फिर उसने थोड़ा झिझक कर कहा, गेस्ट रूम में सिर्फ खाली बेड है, कुछ भी तैयार नहीं। अगर चाहो तो आज सोफा पर सो जाओ या मेरे साथ बेड शेयर कर सकते हो। मैं हंस पड़ा। मैं सोफा पर सो जाऊंगा। फिर मैंने मजाक में कहा, तुम बेड पर सोना, मैं बस पहले बाथ लेकर आता हूँ। क्योंकि मैं फ्लोर गीला नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने सीधे लिविंग रूम में ही भीगे कपड़े उतारने शुरू कर दिए। कपड़ों की आवाज सुनकर बाई वेई ने अनजाने में ऊपर देखा। मेरे शरीर की भीगी मसल्स देखकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसका चेहरा गर्म हो गया, गला सूख गया। मैंने ध्यान नहीं दिया और कैजुअली कहा, मैं बाथ लेकर आता हूँ, बाद में तुम्हें बेडरूम में सुला दूंगा। मैं कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। बाई वेई बस चुपचाप सिर हिलाती रह गई। जैसे ही बाथरूम से पानी की आवाज आने लगी, वो जैसे सारी ताकत खोकर सोफा पर गिर गई। कुछ ही देर में वो वहीं गहरी नींद में सो गई। मैं बाथ के बाद धीरे धीरे उसके पास आया और उसके सामने बैठ गया। उसके शांत सोए चेहरे को देखकर मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो सच में जिंदा है। मैंने धीरे से उसके चेहरे से बाल हटाए। मेरे हाथ से गिरती पानी की बूंद उसके होंठों पर गिरी और उसने नींद में हल्का सा होंठ छाट लिया। मैं तुरंत घबरा गया और हाथ पीछे खींच लिया। तभी बाहर तेज बिजली कड़की। बाई वे करवट बदलते हुए आधा कंबल नीचे गिरा बैठी। मैंने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मेरी उंगलियां उसके नरम टखने को छू गईं। उसी पल उसकी सांसें अचानक तेज हो गईं, पलकें कांपने लगीं। मैं समझ गया वो जाग चुकी थी, लेकिन उसने आंखें नहीं खोली। मैंने भी कुछ नहीं कहा। मैंने पूरे कंबल समेत उसे अपनी बाहों में उठा लिया और बेडरूम की तरफ चल पड़ा। मेरी बाहों में आते ही उसका शरीर और टेंस हो गया। मैंने उसे धीरे से बेड पर रखा, कंबल हटाकर अपनी ब्लैंकेट उसके ऊपर डाल दी। फिर मैं उसके कान के पास झुककर धीरे से बोला, गुड नाइट। मेरी गर्म सांस उसके कान से टकराई तो उसने हल्का सा गर्दन सिकोड़ ली। मैं मुस्कुराया और कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होते ही बाई वेई ने अंधेरे में धीरे से आंखें खोल दी। असल में लिविंग रूम से बेडरूम तक के उन कुछ कदमों में उसका दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो चुका था। वो इतनी नर्वस थी कि उसे लगा कुछ और होगा, लेकिन आखिर में उसे सिर्फ एक नरम गुड नाइट मिला। उसने ब्लैंकेट को पकड़कर अपने चेहरे तक खींच लिया। ब्लैंकेट पर अभी भी मेरे बॉडी वॉश की हल्की खुशबू थी। उस रात पहली बार वो सिकुड़कर नहीं सोई, बल्कि पूरे आराम से ब्लैंकेट में लिपटकर गहरी नींद में सो गई। अगली सुबह पूरी रात चली बारिश आखिरकार धीमी पड़ चुकी थी। अच्छी नींद लेने के बाद बाई वेई सुबह जल्दी उठ गई और उसने पिछली रात सुखाए गए कपड़े पहन लिए। अपने किए हुए वादे को निभाने के लिए वह खुद ही पूरे मन से मेरा कमरा साफ करने लगी और थोड़ी ही देर में उसने बेडरूम को बिल्कुल चमका दिया। लेकिन जैसे ही वह धीरे धीरे कमरे से बाहर निकली, वह अचानक वहीं जम गई। पिछली रात मैं इतना थक चुका था कि नीचे सिर्फ एक तौलिया लपेटकर और कंबल ओढ़कर ही सोफे पर सो गया था, लेकिन अब वह तौलिया जाने कब नीचे गिर चुका था। मैं उसकी तरफ पीठ किए सो रहा था और यह नजारा देखते ही बाई वेई का चेहरा एकदम लाल पड़ गया। खुद का ध्यान हटाने के लिए उसने जल्दी से फ्रिज में रखी चीजों से सैंडविच और गर्म दूध बनाना शुरू कर दिया, लेकिन उसके दिमाग में बार बार वही शर्म से भरा दृश्य घूम रहा था। तभी उसने नाश्ता टेबल पर रखा और उसी समय मेरी आंख खुल गई। आधी नींद में मैंने आदतन अपना हाथ बेड के पास रखी बंदूक की तरफ बढ़ाया, लेकिन वहां सिर्फ ठंडी कांच की मेज थी। मैं अचानक उठ बैठा और महसूस किया कि मेरे कंधे का वह पुराना जख्म जो पिछली जिंदगी में अपराधियों का पीछा करते समय लगा था, अब बिल्कुल दर्द नहीं कर रहा था। मैंने हैरानी से अपना शरीर देखा तो लड़ाइयों के सारे निशान गायब थे और उनकी जगह एक जवान और स्वस्थ शरीर था। उसी पल मुझे सच का एहसास हुआ। मैं सच में 10 साल पीछे लौट
आया था। मैं तुरंत खुले बेडरूम की तरफ देखने लगा और मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने रसोई में बाई वेई को काम करते देखा, मैं राहत की सांस लेकर वापस सोफे पर गिर पड़ा। ये सपना नहीं था, वह सच में उस तूफानी रात से बच गई थी। पिछली जिंदगी में एक पुलिस अफसर होने के कारण मैंने हमेशा पछतावा और थकान भरी जिंदगी जी थी। मुझे कभी अपनी जवानी जीने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन अब वह भी मेरे पास थी और मेरी जवानी भी लौट आई थी। इस बार मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपनी जिंदगी दोबारा सही तरीके से जीऊंगा। गुनानचेंग, उठ जाओ, नाश्ता तैयार है, पता नहीं तुम्हें पसंद आएगा या नहीं। बाईवी ने डाइनिंग एरिया से चुपके से सिर बाहर निकाला और नरम आवाज में मुझे पुकारा। मैं उठकर बैठ गया और हवा में तैर रही ताजा ब्रेड और गर्म दूध की खुशबू को महसूस करते हुए बोला, अभी आया। मैं टेबल तक पहुंचा तो देखा वह चुपचाप वहीं बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, अगली बार मेरा इंतजार मत करना, पहले खा लिया करो। उसने हल्के से सिर हिलाया, कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हारे खाने के बाद साथ में बर्तन धोने होते हैं, पहले चखो, पसंद आया या नहीं। अगर कुछ बदलना हो तो अगली बार वैसा ही बनाऊंगी। मैंने एक और लिया और हंस पड़ा, तुम्हारे हाथ का खाना तो स्कूल की पिछली गली में दुकान खोल सका है, मैं कैशियर बन जाऊंगा, तुम शेफ। फिर मजाक में बोला, पहले मैं अकेला रहता था तो काफी एक्टिव था, लेकिन तुम्हारे साथ रहते रहते कहीं आलसी न बन जाऊं। बाईवी ने दोनों हाथों से चेहरा थाम लिया और उसकी मुस्कान और भी चमक उठी। गर्म अंडे और पिघले चीज का स्वाद उम्मीद से कहीं बेहतर था। मैंने नैपकिन उठाकर उसके नाक पर लगा तेल हल्के से साफ किया। इतना करते ही उसके कान तक लाल हो गए और वह शर्माकर सिर झुकाकर दूध हिलाने लगी। नाश्ता खत्म होने के बाद मैं प्लेटें उठाने लगा, तभी उसका हाथ मेरे हाथ से टकराया। उसका हाथ बेहद नरम था लेकिन बर्फ जैसा ठंडा। उसने जिद करके सारे घर का काम अपने ऊपर ले लिया और कुछ ही देर में पूरा किचन चमका दिया। बाहर निकलते ही वह फिर इधर उधर देखने लगी जैसे कोई और काम ढूंढ रही हो। मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बैठा दिया। तुम ठीक नहीं लग रही हो, अगले 2 दिन कोई काम नहीं, मैं घर का मालिक हूँ, मेरी बात मानो और आराम करो, नहीं तो बाहर निकाल दूंगा। मेरी बात सुनकर वह सचमुच डर गई और चुपचाप सिर हिला दिया। फिर मैंने कहा, थोड़ी देर बाद मेरे साथ मार्केट चलना, तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़े खरीदेंगे, मैं घर जाकर अपने कपड़े ले आऊंगी। घर का नाम सुनते ही उसके चेहरे पर अजीब सी झिझक आ गई। मैंने तुरंत कहा, जरूरत नहीं, नए खरीद लेंगे, पैसे नहीं है तो फिलहाल मेरी तरफ से समझो, बाद में ब्याज समेत काम करके चुका देना, अगर पूरा नहीं चुकाया तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। वह समझ गई कि मैं उसे रोकना चाहता हूँ। उसके दिल में हल्की गर्माहट दौड़ गई और उसने धीमे से मुस्कुराकर हामी भर दी। रास्ते में मैंने पूछा, तुम आमतौर पर कपड़े कहाँ से खरीदी हो? उसने धीरे से जवाब दिया, स्कूल के पीछे वाली सेकंड हैंड दुकान से 50 युआन में पूरा सेट मिल जाता है, लेकिन मैं उन्हें अच्छे से साफ करती हूँ, हर बार उबाल कर धूप में सुखाती हूँ। उसकी आवाज में झिझक थी, जैसे डर हो कि मैं उसे नीचा समझूंगा। तभी मुझे एक जगह याद आई। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे मोड़ के पास एक बड़े शीशे वाली दुकान तक ले गया। अंदर एक पुरानी दर्जी की दुकान थी जहाँ घंटियों की आवाज और धीमा संगीत मिलकर अजीब सी सुकून भरी हवा बना रहे थे। महंगे कपड़ों को देखकर बाईवी ने घबराकर मेरी बांह पकड़ ली। ये जगह बहुत महंगी लग रही है, मैंने मुस्कुराकर कहा। दुकान वाली मेरी माँ की पुरानी दोस्त है, स्टूडेंट्स के लिए खास डिस्काउंट देती है, टेंशन मत लो। अंदर जाते ही कपड़ों और इस्त्री की खुशबू फैल गई। काउंटर के पीछे बैठी शूई ने हमारी तरफ देखा, फिर हमारे जुड़े हाथों पर नजर डालकर मुस्कुरा उठी। अरे वाह, कितनी प्यारी लड़की है। नानचेंग, गर्लफ्रेंड को कपड़े दिलाने लाए हो क्या? इतना सुनते ही बाईवी के कान लाल हो गए। मैंने उसकी घबराहट समझकर धीरे से हाथ छोड़ दिया और कहा, शूई, इसके लिए मौसम बदलने वाले कुछ आरामदायक कपड़े दिखा दो, कॉटन वाले अच्छे रहेंगे। शूई मुस्कुराते हुए उसे पर्दे के पीछे ले गई। पर्दा पूरी तरह ढक नहीं रहा था, इसलिए बाईवी बार बार झेप कर खुद को छिपाने की कोशिश कर रही थी। मैं खिड़की के पास बैठकर कैटलॉग देखने लगा। तभी अंदर से उसकी धीमी सी शर्माई आवाज सुनाई दी, वो लेस वाला सच में उसकी जरूरत नहीं। शूई हंसते हुए बोली, औरतों को सबसे पहले खुद को खुश करना चाहिए, अंदर पहने जाने वाले कपड़े बस वही होने चाहिए जो खुद को पसंद हो। ये वाला पहनोगी तो नानचेंग उस पर से नजर ही नहीं हटा पाएगा, तुम्हें भी पसंद आएगा और उसे भी, दोनों का फायदा। बाईवी कई बार कहना चाहती थी कि उनका रिश्ता वैसा नहीं है, लेकिन हर बार शब्द उसके होंठों तक आकर रुक जाते। आखिर में वह बस शर्म से लाल चेहरा लिए चुपचाप सिर झुका गई। अंदर के कपड़े चुनने के बाद शूई फिर कई सेट कपड़े लेकर पर्दे के पीछे चली गई। उधर कपड़ों की सरसराहट सुनकर मेरे दिमाग में उसकी अलग अलग तस्वीरें घूमने लगीं और गर्दन तक गर्मी चढ़ गई। तभी पर्दा अचानक खुला। अजीब तो नहीं लग रहा? बाईवी ने स्कर्ट पकड़कर हल्का सा घूमते हुए पूछा। हल्की धूप में पतली कॉटन की ड्रेस उसके चारों तरफ ऐसे लहरा रही थी जैसे कोई सफेद फूल खिल गया हो। मैं कुछ पल उसे बस देखता ही रह गया, फिर उठकर उसके कॉलर की तरफ हाथ बढ़ाया। दूसरा बटन गलत लगाया है। मेरी उंगलियां गलती से उसकी गर्दन को छू गई। वह हल्का सा कांप गई और मैं भी झट से हाथ पीछे खींचकर पास रखी स्ट्रॉ हैट उसके सिर पर रखी। उसकी आंखों में घबराहट और शर्म दोनों साफ दिख रहे थे। शूई हंस पड़ी, लगता है तुम दोनों को ये काफी पसंद आया, चलो अब ये वाला ट्राई करो। पर्दा फिर खुला। इस बार पतली सफेद ड्रेस सुबह की रोशनी में उसके नाजुक शरीर को और खूबसूरत बना रही थी। मैं कुछ सेकंड तक नजरें ही नहीं हटा पाया। शूई का सिलेक्शन कमाल का था, हर कपड़ा उस पर बिल्कुल फिट बैठ रहा था। लेकिन जब उसने और कपड़े निकालने शुरू किए तो मैंने जल्दी से रोक दिया। बस करो शूई, मेरी कार्ड लिमिट खत्म हो जाएगी। वह हंसते हुए बोली, डर किस बात का, बाद में तेरी माँ से पैसे ले लूंगी, बहू पर खर्च करके वो खुद खुश होंगी। मुझे तो लगा तुम दोनों का रिश्ता काफी आगे बढ़ चुका है। मैं बस मजबूरी में मुस्कुरा दिया और उससे बार बार ये बात किसी को न बताने की विनती करने लगा। आखिर में उसने दोस्ती वाला भारी डिस्काउंट दे दिया। बिल बनाते समय उसने अंदर वाले कपड़ों का पैकेट अलग रखते हुए धीरे से मेरे कान में कहा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड की फिगर मैंने अच्छे से देख ली है। मैं खांस पड़ा और लाल कानों के साथ जल्दी से कार्ड आगे बढ़ा दिया। तभी मेरी नजर बाईवी पर गई, जो दुकान के कोने में रखी लेस वाली नाइट ड्रेस को चुपचाप देख रही थी। सुबह की धूप में उसका चेहरा इतना शांत और खूबसूरत लग रहा था कि अचानक पिछली जिंदगी की वो बारिश वाली रात याद आ गई। वही ठंडी तस्वीर जिसमें उसकी जान जा चुकी थी। मैंने मुठियाओं भींच ली और मन ही मन कसम खाई कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसके इस मुस्कुराते चेहरे को टूटने नहीं दूंगा। कपड़ों की खरीदारी खत्म होने
होने के बाद अब सिर्फ बिस्तर का सामान लेना बाकी था। मैं बैग उठाकर आगे चल रहा था और बाईं भी पीछे पीछे धीमे कदमों से मुझे देख रही थी। बैग में रखी हल्की हरी लेस हवा में हिल रही थी। मैंने पीछे मुड़कर कहा, चलो अब चौथी मंजिल पर चलते हैं, जो पसंद आए वही ले लेना, आखिर इस्तेमाल तुम्हें ही करना है। उस पल हम बिल्कुल किसी छोटे कपल की तरह लग रहे थे। बिस्तर वाले सेक्शन में हल्की पीली रोशनी फैली हुई थी। मैं ट्रॉली धकेलते हुए उसके पीछे चल रहा था और उसे चादरें व तकिए चुनते देख मेरे मन में अजीब सी नई जिंदगी वाली भावना उठ रही थी। उसने एक रजाई की कीमत देकर धीरे से पूछा, ये बहुत महंगी नहीं है? मैंने तुरंत एक सिल्क कंबल उठाकर उसकी बाहों में रख दिया। पहले पसंद तो करो। लेकिन जैसे ही मैं दूसरी तरफ देखने लगा, उसने चुके से वो महंगा कंबल वापस रख दिया और सस्ता हरा वाला उठा लिया। इसका कपड़ा भी अच्छा है। मैं समझ गया कि वो सिर्फ कीमत देकर पीछे हट रही है। मैंने उसके माथे पर हल्की चपत लगाई। अच्छा, बिस्तर नींद के लिए जरूरी होता है और वैसे भी आगे तुम गेस्ट रूम में नहीं सोओगी, बाद में ये सब मेहमानों के काम आ जाएगा, इसलिए अच्छा वाला लेना ठीक है। मेरे इस वाक्य में छिपा मतलब सुनकर वह कुछ पल के लिए चुप रह गई। तभी मैंने उसे पास खींचते हुए कहा, आओ ये वाला मैट्रेस ट्राई करो। बिना उसे संभलने का मौका दिए मैंने उसे मुलायम बिस्तर पर बैठा दिया और पीछे तकिया लगा दिया। मेरा हाथ हल्के से उसकी कमर के पास छू गया। मुलायम बिस्तर में बैठी बाईवी का चेहरा गुलाबी हो गया और उसे लगा जैसे आसपास की हवा भी मीठी हो गई हो। सारी खरीदारी खत्म होने के बाद उसने ट्रॉली में रखे सामान को देखते हुए धीरे से कहा, थैंक यू गुनानचेंग। तभी मैं अचानक रुक गया और वह सीधा मेरी पीठ से टकरा गई। मैंने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा। मेरी हरकत देखकर उसे मेरी सूरत से ज्यादा सुरक्षा वाली आदत महसूस हुई, लेकिन उसकी आंखों में हल्की मिठास भी झलक उठी। मैं धीरे से दरवाजे के पास जाकर झिड़ी से बाहर देखने लगा और अगले ही पल मेरा दिल जोर से धड़क उठा। बाहर जियांग यान खड़ी थी, वही लड़की जो अभी मेरी नजर में सबसे बड़ी शकी थी। पिछली जिंदगी में आज के दिन वो कभी मेरे घर नहीं आई थी, यानी इस बार घटनाएं बदल चुकी थी। मैंने खुद को संभालते हुए दरवाजा खोला। जियांग यान, तुम यहाँ? वो मुस्कुराई। क्या बिना काम के नहीं आ सकती? कल रात इतनी बारिश में तुम पूरी तरह भीग गए थे, लगा कहीं बीमार न पड़ जाओ, इसलिए माँ से कहकर अदरक वाला सूप बनवाया है। उसके हाथ में रखा थर्मस देकर मुझे समझ आया कि कल रात उसे समझाने जाना बेकार नहीं गया था। शायद उसी वजह से वो इतना भावुक हो गई थी। उसके चेहरे पर सच्ची दोस्ती साफ दिख रही थी और मैं कुछ पल समझ ही नहीं पाया कि क्या सोचूं। मैंने बस सिर दबाते हुए कहा, सच कहूं तो थोड़ा भारी लग रहा है। वह तुरंत बोली, तो जल्दी से गरम गरम पी लो। तभी उसकी नजर मेरे पीछे खड़ी बाई वी पर पड़ी। वह कुछ पल हमें देखती रही, फिर अचानक मुस्कुरा उठी। ओह समझ गई, भाभी जी नमस्ते, लगता है मैं गलत टाइम पर आ गई। फिर उसने थर्मस आगे बढ़ाते हुए कहा, ये रेड डेट और अदरक वाला सूप है, भाभी के लिए भी अच्छा रहेगा, मुझे अस्पताल वापस जाना है, माँ अकेली है। इतना कहकर वह जल्दी से चली गई। मैं उसकी जाती हुई पीठ को देखता रहा। दिल के अंदर अजीब सी उलझन थी। इतनी सीधी और वफादार लड़की क्या सच में वही खून करने वाली हो सकती है? मैं तो अब बस यही चाहता था कि जल्द से जल्द कोई और असली गुनहगार सामने आ जाए और उसके ऊपर से शक हट जाए। बाईवी भी दरवाजे की तरफ देखते हुए बोली, सब कहते हैं वो स्कूल की सबसे खराब लड़की है, लेकिन वो तो बिल्कुल वैसी नहीं लगी। मैंने थर्मस खोलते हुए जवाब दिया, हर इंसान वैसा नहीं होता जैसा बाहर से दिखता है, उसके पास भी अपनी मजबूरियां हैं। अंदर से अदरक और खजूर की तेज खुशबू उठी। मैंने 2 कटोरे भरे और एक उसके हाथ में दे दिया। तुम भी कल रात काफी भीगी थी, चेहरा भी कमजोर लग रहा है, थोड़ा ज्यादा पीना। गर्म सूप गले से उतरते ही पूरे शरीर में गर्मी फैल गई। बाईवी धीरे से बोली, मैं हमेशा लोगों से उसकी बुराई ही सुनती थी, पर वो तो काफी अच्छी लगी। मैंने धीमे स्वर में कहा, हालात इंसान को बदल देते हैं, वरना वो ऐसी नहीं बनती। हालात, ये शब्द सुनते ही बाईवी की आंखें हल्की उदास हो गईं, जैसे उसके अपने पुराने घाव छू गए हों। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अब से बार बार थैंक यू मत कहा करो, शब्दों से ज्यादा काम मायने रखते हैं। जब तक तुम मेरा एहसान चुका नहीं देती, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वह हल्का सा शर्मा गई, लेकिन फिर भी चुपचाप सिर हिला दिया। सामान की डिलीवरी का पता देकर हम वापस घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में एक दुकान से मीठी खुशबू आ रही थी, तो मैंने गर्म चावल की केक खरीद ली। उसे ठंडा करके उसके होंठों तक ले गया। उसने एक छोटा सा कौर लिया और मीठी चाशनी उसके होंठों पर लग गई। मैंने अंगूठे से हल्के से साफ करते हुए पूछा, कैसा है? वो मुस्कुराई, बहुत मीठा और बहुत अच्छा। मैंने हंसकर कहा, अगली बार तुम्हें फूड स्ट्रीट ले जाऊंगा, वहाँ इससे भी ज्यादा स्वादिष्ट चीजें मिलती हैं। मेरी बातें सुनते हुए वो चुपचाप मेरी पीठ को देखती रही और मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके दिल में मेरे लिए क्या क्या बदलने लगा था। उसके दिल में आज भी बचपन में पार्क में किया गया हमारा वो वादा बसा हुआ था। जब हम रोजमर्रा का सामान खरीदकर घर लौटे, तब तक नया बिस्तर भी आ चुका था। मैं गेस्ट रूम के फर्श पर घुटनों के बल बैठकर बेडशीट लगा रहा था, जबकि बाईवी नए तकिए को सीने से लगाए पास खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, ये मैं कर देती हूँ। मैंने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं रहने दो, मुझे डर है कहीं तुम खुद को ही रजाई में सिल ना लो। इतना कहकर मैंने नई चांद जैसी सफेद चादर झटके से खोली और मजाक में उसके सिर पर डाल दी। फिर मुस्कुराकर बोला, अब ये पूरा कमरा, ये पूरा घर तुम्हारा है, जब तक तुम्हारा मन करे यहाँ रह सकती हो। मेरी ये साधारण सी बात सीधे उसके दिल में उतर गई। वह अचानक पलटकर दूसरी तरफ देखने लगी। मैंने महसूस किया कि कमरे की हवा जैसे बदल गई हो। उसके कंधे हल्के हल्के कांप रहे थे। वह रो रही थी। शायद पहली बार उसे सच में किसी घर जैसा एहसास मिला था। माहौल हल्का करने के लिए मैंने जानबूझकर मजाक किया, इतनी जल्दी इमोशनल मत हो, किराया तो मैं फिर भी लूंगा, रहना फ्री नहीं है, सोच लो ये कर्ज कैसे चुकाओगी। मेरी बात सुनकर बाईवी ने आंखों के किनारे पहुंचे, फिर मेरी तरफ मुड़ी। उसकी आंखें हल्की लाल थीं, लेकिन चेहरे पर बेहद चमकदार और दिल से निकली मुस्कान थी। मैं अभी उसे ठीक से सेट करके खुद सोफे पर थोड़ा आराम करने ही वाला था कि अचानक डोरबेल जोर से बज उठी। बाईवी डरकर तुरंत एक कदम पीछे हट गई। पिछले जन्म की उस दर्दनाक घटना के बाद मेरी नसें हमेशा तनी रहती थी। मैं जरा भी लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर सकता था। मुझे डर था कि कहीं दरवाजे के बाहर वहीं छिपा हुआ कातिल न हो। मैं झटके से उठा और तुरंत बाईवी को अपने पीछे छुपाकर दरवाजे की तरफ देखने लगा। फिलहाल कहानी यहीं तक, लेकिन आगे जो सच सामने आने वाला है वो सब कुछ बदल देगा। अगर इस वीडियो पर 10K लाइक्स आए तो अगला पार्ट आज ही अपलोड होगा और यकीन मानो आगे का ट्विस्ट दिमाग हिला देगा।